सभी को नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है उड़ान करियर इंस्टीट्यूट उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले समझे क्या उड़ान करियर इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन कोर्सेज लर्निंग फ्रॉम होम के लिए, जो आप किसी की भी तैयारी के लिए उसमें अपन मान सकते हैं। पटवार, वीडियो, सीईटी, आरपीएससी, एलडीएससी, एलडीसी, राजस्थान दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवेज और ऑल भी जितने भी एग्जाम्स है उन सब की तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन के माध्यम से। उसके बाद हम बात करें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है उड़ान उड़ान करियर इंस्टीट्यूट, जिसके आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद हमारा ऐप है उड़ान नाम से, और ये जो क्यूआर दिख रहा है आपको, इसको स्कैन करके आप यूट्यूब पे क्लासेस भी ले सकते हो, जो कि बिल्कुल निशुल्क रहती है। की संधि और ये कब हो रही है तो ध्यान रखना, 1453 ईस्वी। किस किस के मध्य हो रही है तो ध्यान रखना, मेवाड़, मेवाड़, मारवाड़, मारवाड़। मेवाड़ का शासक है राणा कुंभा, राणा कुंभा। और मारवाड़ का शासक है राव जोधा, राव जोधा। मध्यस्थता जो करती है, दोनों के बीच में बात वगैरह कराती है, तो यहां ध्यान रख सकते हो मध्यस्थता, मध्यस्थता हंसाबाई। कौन है? हंसाबाई, हंसा बाई। क्या तय किया जाता है तो कुंभा के पुत्र रायमल, रायमल का विवाह जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर से किया जाता है। तो यहाँ लगा दो अपने, प्यार कर रहे हैं तो दिल लगा लिया हमने तुमसे प्यार करके। तो रायमल का विवाह किससे हो रहा है? श्रृंगार कंवर से। इसके बाद इसी संधि के तहत मेवाड़, मारवाड़ सीमा निर्धारण, सीमा निर्धारण। बात करें आवड़ बावड़ की संधि की, तो आवड़ का मतलब होता है आंवला, और बावड़ का मतलब होता है बबुल। एक कटीला पेड़ है जिसका नाम है बबुल। तो तय किया गया था कि जहां जहां आंवला है, जहां से आंवले के पेड़ शुरू हो जाते हैं, वो है मेवाड़ का क्षेत्र। और जहां जहां बबुल के पेड़ शुरू हो जाते हैं, वहां से है मारवाड़ का क्षेत्र। पर फिर वहां के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि आंवले भी तो बढ़ सकते हैं और बबुल भी तो बढ़ सकते हैं, किधर आगे बढ़ गए। तो सीमा निर्धारित तय की जाए तो कहाँ से करें? तो सोजत, जो कि पाली में पड़ता है, मेहंदी के लिए काफी प्रसिद्ध है, उसके ऊपर ऊपर का जो भाग होगा वो मारवाड़, और उसके नीचे नीचे का जो भाग होगा यानी दक्षिणी भाग जो होगा वो मेवाड़। तो इसका जो केंद्र बनाया गया था वो था केंद्र सोजत, सोजत। सोजत को क्या बनाया गया तो ध्यान रखना, केंद्र बनाया गया किसका? मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का। आगे बात करें हम, तो अगला एक संघर्ष होता है जिसका नाम है नागौर संघर्ष। क्या होता है तो सुनना। इससे पहले हम मोकल में पढ़ चुके हैं कि नागौर के शासक फिरोज खां को हराया। फिरोज खां को हराने के पश्चात अब यह समय आ चुका है आगे का। फिरोज खान की मृत्यु हो गई। उनका एक भाई था जिसका नाम था मुजाहिद खां, और उनका एक बेटा था जिसका नाम था शम्स खां। मुजाहिद खां और शम्स खां के मध्य विवाद हो गया कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। मुजाहिद खां कहता है कि मैं राजा बनूं, मेरा भाई मरा था, उसका बाद राजा मैं बनना चाहिए। शम्स खां कहता है कि मैं उसका बेटा हूं, उत्तराधिकारी मैं हूं, तो मैं राजा बनूंगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो रहा था। शम्स खां को लगा कि कुंभा से मदद लेनी चाहिए, कुंभा अगर आ गया तो मुजाहिद हार जाएगा। और यही हुआ, शम्स खान ने मदद ली कुंभा की, और कुंभा ने शम्स खान को राजा बना दिया। और कुंभा ने यहाँ कुछ शर्तें रखी कि भाई मैं तुझे राजा तो बना रहा हूँ, पर दो शर्तें हैं। पहली शर्त, तुझे मुझे कर देना होगा, पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा, तू हमेशा मेवाड़ के अधीन रहेगा। तीसरा, तू नागौर दुर्ग का कभी भी जीर्णोद्धार या फिर वापस मरम्मत नहीं करवा सकता है। शम्स खान ने कहा डन, मुझे तो राजा बनना है। तो इस चक्कर में राजा बना दिया।
और शम्स खान ने लेके कर देना भी मना, फिर जो आगे का समय आया तो शम्स खान ने मना कर दिया कि मैं कर नहीं दूंगा। शम्स खान ने मरम्मत शुरू करा दी नागौर के दुर्ग की। अब लेके कुंभा ने कहा अच्छा तू इतना बड़ा हो गया रे, अभी तो मैंने तुझे राजा बनाया, तू समझदार ज्यादा हो रहा है क्या, अब देख तेरा इलाज। और इलाज कर दिया। इलाज क्या किया कि उसने नागौर पर आक्रमण कर दिया और शम्स खान को यहाँ से हटा दिया। और नागौर में जो शम्स खान के पास गाय थी उन सभी को आज़ाद कराता है और नागौर को चारागाह बना दिया। मतलब वहां पे अंदर है चारा रखो चारा खाओ। इतना पराक्रमी शासक हुआ था कौन, कुंभा। शम्स खां यहाँ से फिर कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है जो कि गुजरात का शासक था। उसको अपन आगे समझेंगे। पहले समझते क्या नागौर का संघर्ष। नागौर के संघर्ष में राजा हुआ करता था फिरोज खान। फिरोज खां। इस फिरोज खां का भाई था मुजाहिद खां। मुजाहिद खां। और इसका पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था शम्स खां। शम्स खां। याद रखना, पुत्र शम्स खां, भाई मुजाहिद खां। दोनों राजा बनना चाहते थे कि कोई भी बन सकता है कि है ना, मेरे को बनना है, मेरे को बनना है। कुंभा ने शम्स खां की मदद की। कुंभा ने कुंभा ने शम्स खां की मदद की। शम्स खां की मदद की। मदद की तथा शम्स खां को शम्स खां को नागौर का शासक बना दिया। नागौर का शासक बना दिया। शासक बना दिया। शम्स खां के सामने कुंभा ने कुछ शर्तें रखी थी। तो शम्स खां राजा बनने के बाद राजा बनने के बाद कुंभा की शर्तों को कुंभा की शर्तों को मानने से मना कर देता है। मानने से मना कर दिया। कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया। कहा भाई तू अब निकल यहां से। कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया। नागौर पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। कर लिया। अब जो शम्स का है ये कहाँ चला जाता है, तो ये चला जाता है गुजरात। शम्स का शम्स का गुजरात चला गया। गुजरात। और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह से मिला। कुतुबुद्दीन शाह से मिला। इसको लगा था कि कुतुबुद्दीन शाह इसकी मदद कर देगा, इसलिए शम्स खान ने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन शाह से करा दिया। अब जीजाजी हो गए यानी जमाई साहब हुए, तो जमाई साहब भी शम्स खान की मदद करने आते हैं। जैसे ही पता चलता है कि ये नागौर पे वापस कुंभा पे आक्रमण करने का प्रयास करते हैं, नागौर पे अधिकार करने का प्रयास करते हैं कौन, कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खान, तब कुंभा वापस ठोक ठाक के इनको बेचता है और बढ़िया वाला ठोकता है एकदम, जैसा कि मारना चाहिए। ये दोनों वापस आके गुजरात रुकते हैं। और गुजरात में जब सो रहे होते हैं परेशान होके, यहाँ पर इनकी मालिश वालिश चल रही थी, हाथ पर बढ़िया वाले कड़काए थे। तभी एक आदमी आता है मालवा से, कहता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और यह व्यक्ति था कौन, तो महमूद खिलजी प्रथम। इसको भी ठोक ठकाया था 1437 में सारंगपुर के युद्ध में। तो इसने कहा अब क्या करें, तो एक काम करते हैं कि ये इस क्षेत्र में जो दक्षिण का राजस्थान है, इस क्षेत्र में मेवाड़ है, इस तरफ जो लगता है वो लगता है गुजरात। गुजरात। और इस तरफ है मालवा। मालवा। यह है कौन, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। कुतुबुद्दीन शाह
और शम्स खां। इन्होंने लेके प्लान बनाया महमूद खिलजी ने कि अपन मिलके एक संधि कर लेते हैं, और उस संधि में क्या तय करेंगे कि अपन कुंभा को हराएंगे दोनों मिलके। तुझे भी मारा, मुझे भी मारा, शम्स खां को भी मारा। एक काम करेंगे, मेवाड़ पे आक्रमण करेंगे। तू इधर से करना गुजरात की तरफ से, मैं मालवा की तरफ से करूंगा। कुंभा को हरा के ये मेवाड़ को आधा आधा खा ले लेंगे, मेवाड़ पे आधा आधा अधिकार कर लेंगे। और ये जो बात की प्लानिंग बनी थी इसे अपन कहते हैं चंपानेर की संधि। क्या कहते हैं? चंपानेर की संधि। तो ध्यान रखना चंपानेर की संधि के बारे में। ये होती है 1456 में। कब होती है? 1456 ईस्वी। क्या हो रहा है तो सुनना। कुंभा कुंभा से हारने के पश्चात, हारने के पश्चात शम्स खां, शम्स खां गुजरात चला गया, गुजरात चला गया, चला गया तथा कुतुबुद्दीन शाह से, कुतुबुद्दीन शाह गुजरात से, गुजरात से सहायता लेकर, सहायता लेकर नागौर का, नागौर का पुनः शासक बनने का प्रयास किया, बनने का प्रयास किया, प्रयास किया। कुंभा ने विफल कर दिया, कुंभा ने विफल कर दिया, विफल कर दिया। अब संधि हो रही है तो याद रखना, एक तरफ है मालवा। इन दोनों के जब तबीयत वगैरह ठोक ठाक दिया था तो इनकी तबीयत पूछने आया था महमूद खिलजी। उसने कहा कि है ना, मैं एक प्लान बताता हूँ, अपन दोनों मिलकर एक संधि कर लेते हैं, दोनों तरफ से आक्रमण करेंगे, कुंभा को हरा देंगे, और कुंभा को हराने के पश्चात हम मेवाड़ आधा आधा बांट लेंगे। तो यहाँ पर ये संधि होती है, एक तरफ से मालवा, मालवा प्लस गुजरात, गुजरात। मालवा की तरफ से आया था महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। और दूसरा आया था गुजरात की तरफ से आया था कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह। साथ में नागौर की प्लानिंग बिठा रहा था कौन? शम्स खां, शम्स खां। पूछ लें उद्देश्य क्या था इनका मिलने का, इस संधि का उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य था कुंभा को हराना, कुंभा को हराना, हराना। दूसरा मेवाड़ आधा आधा बांट लेना, आधा आधा, मेवाड़ आधा आधा बांट लेना। इसकी खबर पता चल जाती है कुंभा को। कुंभा कहता है अच्छा मेरे सामने प्लानिंग बना रहे हो तुम, इतना बड़ा मेवाड़ जीत रखा है ना कि तुम्हें दोनों को साथ में ठोक सकता हूँ। और शम्स का उसको तो है ना बॉल बना के मारूंगा, बैट बॉल खेलूंगा उसके साथ। तुम्हें इतनी हिम्मत हो गई तेरी? तो ये कहेगी ये क्या बात हुई? तो उसने लेके एक नोटिफिकेशन भेज दिया, ऊपर होता है पॉप जैसे फोन में आता है कि अगर कुतुबुद्दीन शाह ने इस लिंक को टच किया मेवाड़ वाले को तो फिक्स है कि है ना तेरा गेम बजा दूंगा। कुतुबुद्दीन शाह डर गया। महमूद खां खिलजी को लगा कि विश्वास करके गया था कुतुबुद्दीन शाह पे कि भाई तू सेना लाएगा क्या। कुतुबुद्दीन शाह ने कहा हाँ हाँ डन। एक दिन पहले जब वापस ये युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे कि है ना अब युद्ध करने जाना है, तो मालवा की तरफ से आक्रमण करने से पहले मोहम्मद खिलजी ने वापस एक बार लेटर भेजा कि कुतुबुद्दीन आ रहा है क्या। पर कुतुबुद्दीन पहले से डर चुका था कुंभा के नोटिफिकेशन से, इस कारण से उसने कहा हाँ हाँ आ तो रहा हूँ, आ रहा हूँ, और अगले दिन आया ही नहीं।
महमूद खिलजी अकेला लड़ता है और उस युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध। अब इस बार बदनौर के युद्ध में कुंभा बहुत बढ़िया तरीके से ठोकता है महमूद खिलजी को, और ठोक के पकड़ लेता है, बांध लेता है। इधर आ रहे, तुझे पहले भी लखन दिए थे, नहीं आ रहे क्या? अभी भी नहीं आ रहे हो? दूं अभी? 20 साल हो गए, 20 साल बाद भी है ना तेरी वो जो पूछ है वो सीधी की सीधी नहीं हो रही क्या? टेढ़ी की टेढ़ी ही है। कि प्लीज प्लीज प्लीज, मैं मानता हूँ, हार मानता हूँ, मैं तैयार हूँ, अगली बार मैं कभी आक्रमण करूंगा ही नहीं। धूल खाई मैंने उनकी बात को सुन के। मोहम्मद खिलजी इस आक्रमण में हारता है, उसके बाद बार वापस मालवा चला जाता है, उसके बाद वो आक्रमण नहीं करता है। इस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बदनौर में एक माता जी का मंदिर बनवाया है, जिसे हम आज कुशाल माता के रूप में पूछते हैं। तो बात करें बदनौर के युद्ध की। बदनौर का युद्ध 1457, आपसे पूछ ले कब हो रहा है, तो ध्यान रखना 1457 किसके तहत हो रहा है, तो ध्यान रखना चांपानेर संधि के, चांपा नेर संधि के अनुसार, संधि के अनुसार। नोट करके ध्यान रखना, गुजरात का, गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह इस युद्ध में नहीं आया, इस युद्ध में नहीं आया, नहीं आया। पहले से डरा दिया था कुंभा ने, और कुंभा था भी खतरनाक, डरना बनता है। अगली बात ध्यान रखना, यह युद्ध किस किस के मध्य हो रहा है, तो एक तरफ है मेवाड़, मेवाड़, सामने है मालवा, मालवा। मेवाड़ की तरफ से लड़ने आता है कौन? कुंभा, कुंभा। और मालवा की तरफ से आता है महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। कुंभा जीत जाता है वापस, कुंभा विजय, कुंभा विजय। और कुंभा विजय के पश्चात यहाँ क्या बनवाता है, तो ध्यान रखना बदनौर में, बदनौर में, बदनौर, बदनौर अगर पूछ ले आपको वर्तमान किस जिले में है, तो ध्यान रखना ब्यावर, ब्यावर में। जीत की उपलक्ष्य में, जीत की उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में कुशाला माता, कुशाला माता, कुशाला माता मंदिर बनवाता है, मंदिर बनवाता है। ध्यान रखना कौन सा मंदिर बनवा रहा है, कुशाला माता मंदिर। कौन हार जाता है? महमूद खिलजी। इसके पश्चात ये आक्रमण करने आते ही नहीं है। अब बात करें आगे की, तो महमूद बेगड़ा का विवाद। कुतुबुद्दीन शाह के बाद उसका पुत्र महमूद बेगड़ा राजा बनता है गुजरात का। और इधर से जो कुंभा की पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई, उनका विवाह ईडर के राजा से किया गया। महमूद बेगड़ा ईडर पे अधिकार कर लेता है, तो कुंभा वापस जाता है और रमाबाई के लिए ईडर को जीतता है और ईडर पे पुनः अधिकार प्राप्त करता है। पर कुछ ही समय के पश्चात रमाबाई विधवा हो जाता है। उसके पश्चात रमाबाई वापस आके चित्तौड़ रहने लग जाता है और भक्ति आराधना में लग जाता है। तो ध्यान रखना कि एक बात और हमेशा समझना कि जब इनका विवाह हो रहा था रमाबाई का, तो कुंभा ने जावर का जो परगना है वह रमाबाई को दहेज में दिया था। तो ध्यान रखना क्या है, जावर का परगना दिया। तो पहली बात तो मोहम्मद बेगड़ा का विवाद के बारे में जाने, तो यह है 1460 का, 1460 ईस्वी। तो याद रखना ईडर पर, ईडर पर, ईडर पर बेगड़ा, बेगड़ा
अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है, कर कर लेता है, तथा रमाबाई पुनः चित्तौड़ आ जाता है, पुनः चित्तौड़ आ जाता है, चित्तौड़ आ जाता है, आ जाता है। कुंभा ने कुंभा ने पुनः ईडर पर अधिकार करके, ईडर पर अधिकार करके, अधिकार करके, करके यह जगह, यह जगह सॉरी रमाबाई को सौंपी, रमाबाई को सौंपी। नोट करके ध्यान रखना, रमाबाई को विवाह के समय, विवाह के समय कुंभा ने कुंभा ने कुंभा ने जावर का परगना दिया, जावर का परगना दिया। मजे आ गए ईडर के राजकुमार के। भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर ब्याह करना है ना, गाँव में करो, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ठीक है, इनको भी मिल गया, देखो जावर का परगना। अगली बात करें हम, मृत्यु। कुंभा की मृत्यु किस प्रकार से होती है? तो कुंभा जब उनका अंतिम समय चल रहा था तो वो उन्माद के शिकार हो चुके थे, उनको भूल पड़ती थी बार बार, उन्हें लगता था कि है ना गुस्सा आता था। और इसी समय इनका पुत्र था उदा। उदा एक नाइट पहले शाम को दोस्तों के साथ बैठा, पार्टी वार्टी चल रही थी, तो दोस्तों ने कहा तू कब राजा बनेगा रे, बुढ़ापा आ गया तेरा, अब कहीं राजा बने ना, अभी तो तेरा बापू जो है ना कुंभा, वो लगभग 20-25 साल तो और कहीं जाने वाला नहीं है, भले उसको उन्माद हो रहा है पर जाएगा कहीं नहीं, तो देख लेना, और राजा वही बन के रहेगा। कि यार जो उदा था इसके दिमाग में आया अब तो राजा बनना पड़ेगा, बापू का कोई ना कोई इलाज। तो कुंभलगढ़ में ही पार्टी चल रही थी, कुंभलगढ़ में सुबह सुबह जो कुंभा है वह मंदिर, शिव मंदिर जाता है, और शिव मंदिर के बाद दर्शन के पश्चात वह मामादेव कुंड के बाहर रुकता है। तभी कुंभा पीछे से आता है और उसकी हत्या कर देता है। इस हत्या के बाद कुंभा उदा प्रयास करता है कि मैं मेवाड़ का राजा बन जाऊं। तो ध्यान रखना, मृत्यु 1468 ईस्वी। अंतिम समय में, अंतिम समय में कुंभा को, कुंभा को उन्माद रोग हो गया था, उन्माद, उन्माद रोग हो गया था, रोग हो गया था। उन्माद रोग हो गया था। कुंभा की हत्या, कुंभा की हत्या, की हत्या उदयकरण, उदयकरण या इसी का नाम है उदा, उदा ने कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग के, दुर्ग के मामादेव, मामादेव कुंड के समीप कर दी, के समीप कर दी, कर दी। नोट करके ध्यान रखना, उदा को, उदा को
उदा को मेवाड़ का मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ का क्या है? पितृहंता। जो अपने पिता की हत्या कर देते हैं उन्हें कहा जाता है पितृहंता। और राजस्थान के इतिहास में ऐसे पितृहंता चार हुए। पहला जो पितृहंता है उसका हम नाम जानते हैं जगदेव, जो कि चौहानों का पितृहंता है। दूसरा नाम जानते हैं उदा, जो कि मेवाड़ का पितृहंता है। एक नाम आता है मालदेव, जो कि मारवाड़ का पितृहंता है। और एक नाम आता है बख्त सिंह, वो भी मारवाड़ का पितृहंता है। सॉरी। तो मेवाड़ का पितृहंता कौन? उदा। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें स्थापत्य कला, कुंभा का सबसे मुख्य कार्य जो था वो उसकी स्थापत्य कला थी। उसने कई मंदिर बनवाए, कई किले बनवाए, कई महल बनवाए। तो उसमें अपन बात करते हैं इसकी स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला के जो जानकारी है वो हमें एक पुस्तक से मिलते हैं जिसका नाम है वीर विनोद। कवि राजा श्यामल दास इस पुस्तक में बताते हैं कि इस समय में यानी 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के क्षेत्र में 84 दुर्ग आते हैं। इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया है। और वे कौन कौन से थे उनके बारे में भी अपन समझेंगे। तो बात करें स्थापत्य कला, पुस्तक है श्यामल दास, श्यामल दास दधी वाडिया की पुस्तक, दधी वाडिया की पुस्तक श्यामल दास दधी वाडिया की पुस्तक वीर विनोद, वीर विनोद के अनुसार के अनुसार अनुसार मेवाड़ के मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभा ने करवाया। अब 32 में से कुछ का इसने नव निर्माण करवाया और कुछ का पुनर्निर्माण। नव निर्माण में कौन कौन से आएंगे और पुनर्निर्माण में कौन कौन से आएंगे उनको हम देखेंगे। नव निर्माण दुर्ग और पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण दुर्ग। अपन बात करें नव निर्माण की तो इसमें सबसे पहला नाम मिलेगा मचान दुर्ग। मचान दुर्ग, बेराट दुर्ग, बेराट दुर्ग, बदनौर दुर्ग, बदनौर दुर्ग, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग आदि। तो यहाँ कौन कौन से मिलेंगे? मचान दुर्ग, बेराट दुर्ग, बदनौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। एक और याद रख सको तो याद रखना बोमट दुर्ग, बोमट दुर्ग, बोमट दुर्ग। पूछ ले कौन कौन से जिले में तो याद रखना मचान दुर्ग भिलवाड़ा, मचान दुर्ग भिलवाड़ा। पूछ ले बेराट दुर्ग तो बेराट दुर्ग है उदयपुर, सॉरी भिलवाड़ा, भिलवाड़ा।
पूछ ले आपसे बदनौर दुर्ग तो ब्यावर, ब्यावर। पूछ ले कुंभलगढ़ दुर्ग तो कुंभलगढ़ दुर्ग का है राजसमंद, राजसमंद। इसके पश्चात पूछ ले बोमट दुर्ग तो यह है उदयपुर, उदयपुर। इनका इसने नव निर्माण करवाया है। ये जो दुर्ग है इनको नवीन रूप से बनवाया है। उसके पश्चात बात करें पुनर्निर्माण, तो पुनर्निर्माण में हमें 3 दुर्ग देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा चित्तौड़, चित्तौड़ दुर्ग। सरपिला का रास्ता बनवाया, सरपिला कार रास्ता बनवाया, रास्ता बनवाया। हम बात करें सरपिला का रास्ते की तो ध्यान रखना ये अपन जो आज वर्तमान में चित्तौड़ का दुर्ग देखते हैं इस प्रकार से, और इस जगह पे पूरा शहर बसा हुआ है। इस जगह से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। इसके ऊपर एक पुल बनाया गया है जो बनवाया था खिज्र खान, खिज्र खान। और यहाँ पर जो ऊपर चढ़ने का रास्ता है इस दुर्ग पे इस प्रकार से, जिसमें 7 दरवाजे हैं। ये सरपिला का रास्ता बनवाता है कौन? कुंभा। प्राचीन काल में मुख्य रास्ता यह नहीं हुआ करता था। पहले जितने भी आक्रमण हुआ करते थे, जो आज हम शहर देख रहे हैं, ये चित्तौड़ का पिछला भाग हुआ करता था। आगे का जो भाग था ये हमें उस तरफ दिखता है। इसलिए आपको यहाँ पर जो उदाहरण मिलेंगे इस तरफ, इस तलहटी में पीछे की तरफ, तो यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम धर्म के कब्र हैं। उसका कारण है कि जो युद्ध हुए थे वो उसी तरफ हुए थे, उसी तरफ बड़ा मैदान मिलता है। ध्यान रखना इस बात को कि चित्तौड़ का सरपिलाकार रास्ता बनवाया। दूसरा ध्यान रखना अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। तीसरा बसंतगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग। इसी का नाम मिलता है हमें बसंती दुर्ग, बसंती दुर्ग। और ये दोनों सिरोही में, सिरोही, सिरोही। ध्यान रखना। तो इसने दुर्गों का निर्माण करवाया। श्यामलदास दद्दीवाड़ा की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार इनने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। उसमें कुछ का नव निर्माण करवाया एवं कुछ का पुनर्निर्माण करवाया। नव निर्माण में अगर बात करें तो आता है मचान दुर्ग, बेराट, बदनौर, कुंभलगढ़ और भोमट। अगर नव पुनर्निर्माण की बात करें तो उसमें आता है चित्तौड़, अचलगढ़ और बसंतगढ़। बात करें आगे तो आते हैं अपने पास मंदिर। कुंभा ने अनेकों मंदिर बनवाए। इसमें सबसे पहला मंदिर अपन को देखने को मिलेगा कुंभ श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। इन्हीं को कहा जाता है कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी स्वामी मंदिर। कुंभा द्वारा ये जो मंदिर है तो ध्यान रखना यह 3 दुर्गों में बनवाए गए। कितने दुर्गों में? 3। 3 दुर्ग कौन कौन से थे? तो सबसे पहले चित्तौड़, चित्तौड़। दूसरा जो नाम आता है वो आता है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़। जब भी आपको श्याम या फिर स्वामी शब्द दिख जाए तो समझ जाना विष्णु का मंदिर है। तो कुंभ श्याम या कुंभ स्वामी मंदिर किसका है? विष्णु का। दूसरा इनकी पुत्री थी जिनका नाम था रमाबाई, रमाबाई। इन रमाबाई की चवरी थी, चवरी। चवरी जब किसी का विवाह हो रहा होता है तो उसका जो मंडप बनाया जाता है उसे कहा जाता है चवरी। तो रमाबाई का जब विवाह जो चवरी बनाई गई थी उस चवरी का नाम था श्रृंगार चवरी। उसी का मंदिर बना दिया गया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेलका, जो कि जैन हुआ करता था। उसने उस मंदिर का ट्रांसफर या पुनर्निर्माण करवाया जिसे आज हम आदिनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं।
तो ध्यान रखना, शांतिनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं, सॉरी। श्रृंगार चौरी का निर्माण, श्रृंगार चौरी का निर्माण, चौरी का निर्माण, मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। किसके द्वारा इसका पुनर्निर्माण या फिर इसको रंग दिया गया? तो जैन दरबारी, जैन मंत्री, मंत्री कह सकते हैं, जिसका नाम था वेलका, वेलका, वेलका द्वारा जो रमाबाई की श्रृंगार चौरी थी उसको मंदिर में बदल दिया गया और इस मंदिर का नाम हुआ शांतिनाथ मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर, जैन मंदिर। शांतिनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले का नाम था आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभ देव के रूप में पूछते हैं। अंतिम हम पढ़ते हैं भगवान महावीर, जो 24वें तीर्थंकर थे। उसी में एक तीर्थंकर थे जिनका नाम था शांतिनाथ। एक हमें इनके समय में मंदिर मिलेगा, जिस मंदिर का नाम है रणकपुर मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, जैन मंदिर, जो कि पाली में है, पाली। इनके मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था धर्नक्षा, कुंभा के मंत्री, कुंभा के मंत्री धर्नक्षा द्वारा, धर्नक्षा, धर्नक शाह द्वारा, शाह द्वारा। इस जगह के लिए भूमि अनुदान कुंभा ने किया था, तो याद रखना, कुंभा द्वारा, कुंभा द्वारा मंदिर के लिए, मंदिर के लिए, मंदिर के लिए भूमि अनुदान किया गया, भूमि अनुदान किया गया, अनुदान किया गया। इसका निर्माण समय, निर्माण काल, निर्माण काल 1389 से 1439, और मुख्यतः बनकर कब तैयार हुआ? 1439 में। पूछ ले इसमें खंभों की संख्या, खंभों की संख्या, ये संख्या, तो खंभों की संख्या हुआ करती थी 1444। कितनी होती थी? 1444। बात करें इसके वास्तुकार की, या कह सकते हैं शिल्पी की, शिल्पी, तो वह हुआ करता था देपाक, देपाक। यहाँ पर एक शिलालेख भी है जिसके बारे में हमने पढ़ा था बप्पा रावल के समय में, कि रणकपुर शिलालेख में हमें बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया। तो यह है रणकपुर जैन मंदिर के बारे में। इस जैन मंदिर में 144 खंभे, 1444 खंभे। इस कारण से इसे कहा जाता है खंभों का अजायब घर, यानी म्यूजियम ऑफ पिलर्स। ध्यान रखना। अगली अगर बात करें तो आता है साहित्य। कुंभा बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, इसने खुद भी बहुत सारा साहित्य लिखा, टीकाएं लिखी, और साथ में इसने नाटक लिखे। तो बात करें इसका रचनाएं, तो एक रचना मिलती है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, संगीत कोश, संगीत कोश मिलती है संगीत सुधा, संगीत सुधा, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, रत्नाकर, चंडी शतक, चंडी शतक, कामराज, कामराज रतिसार, रतिसार,
काम प्रबोध, काम प्रबोध। इस प्रकार की अनेकों पुस्तकें मिलती है किसकी, राणा कुंभा की, जिसमें कौन कौन सी है, संगीत मीमांसा, संगीत कोश, संगीत सुधा, सूड प्रबंध, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक, कामराज रतिसार और काम प्रबोध। लिख दो तो ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात करें टीकाओं के बारे में, तो एक रचनाकार हुए जिनका नाम था जयदेव। जयदेव ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गीत गोविंद। उसके ऊपर टीका लिखते हैं राणा कुंभा, जिसका नाम था रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया में हमें हमीर की जानकारी मिलती है, जिसमें उसे वीर राजा बताया। तो टीका लिखी थी किसने, कुंभा ने। तो याद रखना, जयदेव की, जयदेव की गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद पर टीका, टीका संगीत रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। दूसरा नाम था सारंग दर्गी, सारंग दर्गी, सारंग दर्गी। संगीत रत्नाकर पर, रत्नाकर पर टीका। बाण भट्ट की, बाण भट्ट की, बाण भट्ट की चंडी शतक पर टीका, चंडी शतक पर, शतक पर टीका, टीका। ये मुख्यतः इसने क्या लिखी थी, टीका। टीका का मतलब अगर पूछा जाए तो कोई चीज लिखी हुई है, जैसे कोई भी एक स्टोरी लिखी हुई है, उसके ऊपर आपके क्या विचार है, आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हो, कमेंट, कि ये बात सही है कि गलत है, इसके बारे में जो अपन टीका टिप्पणी करते हैं उसे कहते हैं टीका। तो इसने टीके लिखी थी। जयदेव की गीत गोविंद पर लिखी थी रसिक प्रिया। सारंगधर की जो पुस्तक थी संगीत रत्नाकर, उसी के ऊपर संगीत रत्नाकर ही नाम से क्या लिखी इसने, टीका। और एक था इसमें कौन, बाण भट्ट की चंडी शतक पर भी क्या थी इसकी टीका। बात करें आगे नाटक। 4 भाषाओं में नाटक लिखे इसने, 4 भाषाओं में, भाषाओं में नाटक लिखे, नाटक लिखे। और वे 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो इसमें सबसे पहले आएगी मेवाड़ी, 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 कन्नड़, कन्नड़, मराठी, मराठी और संस्कृत, संस्कृत। 4 भाषाओं में क्या लिख रहा है नाटक। काफी ज्यादा पुस्तकें लिखी थी, इसलिए इसे कहा जाता है राणा रासो या राणे राय। 2 इसको उपाधि मिलती है इसके साहित्य के कारण, राणा रासो और राणे राय। तो ध्यान रखना, नाटक कितने लिखे, 4 भाषाओं में लिखे, कौन कौन से, मेवाड़ी, कन्नड़, संस्कृत और मराठी। आगे बात करें तो दरबारी विद्वान, अनेकों दरबारी विद्वान थे इनके पास, जिसमें एक नाम आता है मंडन, एक नाम आता है गोविंद, एक नाम आता है सोम सुंदर सूरी, एक सोमेश्वर सूरी, जिनसेन सूरी। अनेकों नाम इसमें अपन को देखने को मिलते हैं, नाथा, ऐसे कई नाम मिलेंगे जिनके बारे में हम थोड़ी देर ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि आज क्लास लंबी हो चुकी है तो आपको समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद, धन्यवाद। तो इन्होंने 4 भाषाओं में नाटक लिखे, कुंभा ने, कुंभा ने, कुंभा ने 4 भाषाओं में, 4 भाषाओं में नाटक लिखे, नाटक लिखे। और ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो ध्यान रखना, पहली भाषा मेवाड़ी, मेवाड़ी, दूसरी संस्कृत,
संस्कृत। तीसरी कन्नड़, कन्नड़। चौथी मराठी। मतलब इस व्यक्ति को इन चारों भाषाओं का ज्ञान था। आगे हम बात करें इनके दरबारी विद्वानों के बारे में, तो दरबारी विद्वान सबसे पहला नाम आता है कान्हा व्यास, जो इनके काव्य गुरु थे। कान्हा व्यास ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एकलिंग महामात्य। इस एकलिंग महामात्य का प्रथम जो भाग था जिसका नाम है राजवर्णन, वह राजवर्णन स्वयं कुंभा ने लिखा। उसके अलावा जो 4 भाग थे वह कान्हा व्यास लिखता है। तो ध्यान रखना, कान्हा व्यास की पुस्तक एकलिंग महामात्य में, महात्म्य, 5 भागों में, 5 भागों में। प्रथम भाग, प्रथम भाग, प्रथम भाग राजवर्णन, राजवर्णन कुंभा ने लिखा, कुंभा द्वारा, कुंभा द्वारा रचित, द्वारा रचित। बात करें आगे तो नाथा, आपने नाम सुना होगा मंडन। उस मंडन का भाई था कौन? नाथा। नाथा ने एक पुस्तक लिखी वास्तु मंजरी। मंडन का जो पूरा परिवार था वह पूरा परिवार का संबंध शिल्पकार से था। मतलब उनको यही काम था, सिविल इंजीनियर थे उस टाइम के। तो नाथा ने पुस्तक लिखी वास्तु मंजरी। क्या नाम था? वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी में वास्तुशास्त्र के बारे में पता है। आगे बात करें तो नाम था मंडन। मंडन ने अनेकों पुस्तकें लिखी। उनमें से प्रथम जो नाम आता है वह आता है कौन सा? तो ध्यान रखना, वास्तुसार। दूसरा देवमूर्ति। तीसरा राजवल्लभ। चौथा कप मंडन। चौथा रूप मंडन, वेद मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन। 7 किताबें मिलती किसकी? मंडन के बारे में। उसके बाद मंडन का पुत्र हुआ जिसका नाम था गोविंद। तो ध्यान रखना, मंडन का पुत्र, मंडन का पुत्र। इसने भी पुस्तकें लिखी थी 4। पहली पुस्तक का नाम द्वार दीपिका, दूसरा कला नीति, तीसरा उद्धार धारणी और सार समुच्चय। इसमें बात करें द्वार दीपिका तो इसमें द्वारों का वर्णन है। किसका वर्णन है? द्वारों का वर्णन। द्वारों का वर्णन के अर्थ अगर समझे तो राजा के कमरे का द्वार किस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षक का किस प्रकार का होना चाहिए, गुरु का किस प्रकार से होना चाहिए, रानी का किस प्रकार का द्वार होना चाहिए, इन सभी की जो जानकारी है वो गोविंद की पुस्तक द्वार दीपिका में मिलती है। दूसरी जो पुस्तक है इसकी कला निधि। कला निधि का संबंध मंदिर से है कि मंदिरों का जो वास्तु है वो किस प्रकार का होना चाहिए, यह गोविंद की पुस्तक कला निधि में। दूसरा नाम है उद्धार धारणी। उद्धार धारणी का सही अर्थ है जीर्णोद्धार। क्या है? जीर्णोद्धार। किसी भी चीज का जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण करवाते समय जो उसने उसके आधार पर पुस्तक लिखी उसका नाम है उद्धार सारणी। और एक इसकी पुस्तक है जिसका नाम है सार समुच्चय। यह सार समुच्चय का संबंध आयुर्वेद से है। तो ध्यान रखना, एकमात्र ऐसी पुस्तक जिसका संबंध किससे है? आयुर्वेद से। आयुर्वेद। आगे बात करें हम तो नोट करके एक रचना है राणा कुंभा की जिसका नाम है संगीत राज। क्या है? संगीत राज। इसको अलग से लिखाने का कारण था कि पुस्तक का नाम क्या है? संगीत राज। इस संगीत राज की रचना कुंभा करता है। रचना कुंभा, रचना राणा कुंभा, राणा कुंभा। आगे बात करें, 5 भागों में विभक्त है। 5 भागों में, 5 भागों में विभक्त, विभक्त। वो 5 भाग कौन कौन से? इन जो भाग है इन भाग को कहा जाता है रत्नकोश। क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, रत्नकोश। तो क्या क्या है? तो प्रथम आता है गीत रत्नकोश, गीत रत्नकोश, रत्न कोश। दूसरा इसमें अपन को नाम मिलता है नृत्य रत्नकोश, नृत्य रत्न कोश। तीसरा वाद्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, रत्न कोश। उसके बाद बात करें तो चौथा इसमें आता है वाद्य। वाद्य के बाद आता है इसमें
पाठ्य रत्नकोश, रत्न कोश। और एक नाम इसमें मिलेगा अपन को, रस रत्नकोश, रस रत्न कोश। तो रचना है, रचना का नाम है संगीत राज, जो कि राणा कुंभा द्वारा लिखी गई है। यह 5 भागों में विभक्त है। उन 5 भागों के नाम है, सबसे पहले गीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, पाठ्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। इसके बाद अगर बात करें तो आगे उपाधियां। एक शिलालेख हमें मिलता है, जिस शिलालेख का नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शिलालेख। यह शिलालेख 1460 का है, जिसकी रचना अत्रि एवं महेश करते हैं। इस शिलालेख के अंदर कुंभा को 108 उपाधियों से नवाजा गया है। कितनी उपाधियां? कुंभा को 108 उपाधियों से। तो ध्यान रखना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि 1460 की है, में कुंभा को 108 उपाधियों से नवाजा गया। अगर बात करें अपन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तो यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 की है। इसके रचयिता अत्रि व महेश है, अत्रि व महेश है, महेश है। कुंभल विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है, इसमें स्थित। ध्यान रखना कहां पर है, तो ध्यान रखना विजय स्तंभ के अंदर लगी हुई है। कौन सी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसमें कुंभा को 108 उपाधियों से नवाजा गया है। अपन 108 तो नहीं पढ़ेंगे, पर जो मुख्यतः परीक्षा के लिए पूछी जाती है वह जरूर पढ़ेंगे। तो इसकी उपाधि अगर देखें तो पहली उपाधि अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। यह उपाधि इसे संगीत में निपुण होने के कारण दी गई। तो ध्यान रखना, यह उपाधि कुंभा को 'संगीत में निपुण होने के कारण दी गई। बात करें तो एक और इसको उपाधि मिलती है, वो उपाधि मिलती है वीणा वादन प्रवीणयन। एक इसको उपाधि मिलती है आदिवरा। एक उपाधि इसे मिलती है परम भागवत। एक उपाधि इसे मिलती है नृत्य भरत। उसके पश्चात एक उपाधि मिलती है राजगुरु। उसके बाद हाल गुरु। चाप गुरु।
चाप गुरु, शैल गुरु, शैल गुरु, शैल गुरु। उसके बाद मिलती है प्रजापालक, प्रजापालक। फिर इसे मिलती है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। यह मुख्य उपाधि है किसकी? कुंभा की। जिसमें हम पहले देखें तो पहले का क्या नाम है? अभिनव भट्टाचार्य। यह उपाधि इसको संगीत में निपुण होने के कारण मिलती है। उसके बाद इसे मिलती है वीणा वादन प्रवीण। यह वीणा बजाने में विशेषज्ञता, बहुत ज्यादा इसको वीणा ज्ञान था, ये वीणा बजाता रहता था, इसलिए क्योंकि वीणा में प्रवीण था इसलिए इसको उपाधि दी गई कौन सी? वीणा वादन प्रवीण। वीणा पूरे भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसका हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के सिक्के से कि उसके हाथ में वीणा है, यानी वीणा भारत का सबसे प्राचीन क्या है? वाद्य यंत्र। उसके बाद इसको उपाधियां दी गई है आदिवरा और परम भागवत। ये उपाधियां इसको भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण, विष्णु के भक्त के कारण, भक्त होने के कारण, होने के कारण। बात करें उपाधि नृत्य भरत। नृत्य का काफी शौकीन था, स्वयं भी डांस वांस किया करता था, इसलिए इसको उपाधि दी गई कौन सी? नृत्य भरत। फिर बात करें राजगुरु की, तो राजगुरु इसको उपाधि दी गई थी क्योंकि ये राजनीति में प्रवीण था, निपुण था, इस कारण इसे उपाधि दी कौन सी? राजगुरु। तो याद रखना राजगुरु के साथ लिख सकते हो राजनीति में प्रवीण, राजनीति में प्रवीण, राजनीति में प्रवीण। हाल गुरु अगर पूछ ले पहाड़ी युद्धों में, किन में? पहाड़ों के युद्ध में अगर कोई निपुण था तो वो था राणा कुंभा, इस कारण उसे उपाधि दी गई कौन सी? हाल गुरु की। तो पहाड़ी युद्ध के कारण, किसके? पहाड़ी युद्धों के कारण, युद्धों के कारण, के कारण इसे हाल गुरु कहा गया। उसके बाद कहे चाप गुरु, क्योंकि यह धनुर्विद्या में निपुण था, इस कारण इसे उपाधि दी गई चाप गुरु की। उसके बाद बात की जाए शैल गुरु, क्योंकि स्थापत्य कला में भी यह निपुण था, इस कारण इसको उपाधि दी गई कौन सी? शैल गुरु। फिर प्रजापालक, प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला, एकदम प्रजा से जुड़ा रहने वाले के कारण इसे कहा गया प्रजापालक। फिर इसे कहा गया हिंदू सुल्तान, इसके चारों तरफ मुस्लिम शासक थे जिनको ये हराता है, इस कारण इसे कहा गया हिंदू सुल्तान। तो ध्यान रखना चाप गुरु धनुर्विद्या में, धनुर्विद्या में, धनुर्विद्या में निपुण। शैल स्थापत्य कला में निपुण, स्थापत्य कला में निपुण, निपुण। फिर बात करें प्रजापालक, प्रजा से जुड़ा रहने के कारण, प्रजा से जुड़ा रहने के कारण, जुड़ा रहने के कारण, रहने के कारण। फिर एक उपाधि मिलती है हिंदू सुल्तान, मुसलमान शासकों को हराने के कारण, शासकों को, शासकों को हराने के कारण, हराने के कारण। एक उपाधि और दी जाती है, वो उपाधि है दान गुरु। तो ध्यान रखना एक और उपाधि दान गुरु, दान गुरु। इनके दादा भी बहुत सारा दान किया करते थे जो राणा लाखा थे, और ये भी काफी दान किया करते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? दान गुरु। दान देने के कारण, दान देने के कारण, के कारण। इस तरह से हमारे राणा कुंभा की उपाधियां समाप्त होती है, और यहीं से हमारा टॉपिक समाप्त होता है राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा सबसे बड़ा टॉपिक है मेवाड़ के इतिहास का, जिसको हमने यहाँ पे क्या क्या समाप्त। उपाधियां क्या क्या है तो वापस ध्यान रखना अभिनव भट्टाचार्य, उसके पश्चात वीणा वादन प्रवीण, आदिवरा, परम भागवत, नृत्य भरत, राजगुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, प्रजापालक, हिंदू सुल्तान और दान गुरु। इसमें जो एक उपाधि है जिसका नाम है आदिवरा, यह आदिवरा